जिस दिन आप हमसे बराबरी का व्यवहार करने लगेंगे, उस दिन से हम भी आपका सम्मान करने लगेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा पिद्दी, जब हम लोग तुम लोगों के साथ बराबरी वाला व्यवहार करेंगे। चलो भाइयों। अब आप सब भी अपने अपने घर जाइए और चाहे जहाँ भी रहें, ये सोचकर रहिएगा हम सब एक परिवार के रूप में एक हैं। भीम, मेरे साथ आओ। रुकिए। क्या हुआ? पानी, बहुत प्यास लगी है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई कुआं या तालाब दिखाई दे। प्यास के मारे गला सूख रहा है, इससे आगे नहीं चल पाऊंगी मैं। सुनिए, सुनिए, मेरी पत्नी को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। घूर क्या रही हैं? छोटी जात के हैं हम। पानी पिलाना है तो पिलाइए, नहीं तो जाइए। मैं भी छोटी जात की हूँ, लेकिन यहाँ से कुआं इतनी दूर है और इतनी धूप में हम दोबारा पानी लेने नहीं जा सकते। आप जाके पियो या प्यासे रहो। लगता है झूठ ही सुना था भीम और राम जी के बारे में। सब कहते थे पूरा इलाका जानता है इन्हें। यहाँ तो अपनी ही जात का कोई पानी पिलाने को भी तैयार नहीं। आप दोनों भीमराव को जानते हैं? जानते हैं आप? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, उसने हमारी जिंदगी सुधार दी। ऐसा क्या किया उसने? मेरे 3 बेटे हैं, एक जूता सिलता है और दूसरा कुछ भी नहीं करता था। और छोटा बेटा, उसने विद्यालय जाना शुरू किया। तभी मुझे पता चला कि हमारी जात का कोई भीमराव है जो अंग्रेजी सरकार के सम्मान समारोह में गया था। मेरे बेटे का तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर एक दिन भीमराव ने उसे विद्यालय में बुलाकर समझाया, मेरे बाकी के बेटों को भी समझाया। अब मेरे तीनों बेटे विद्यालय भी जाते हैं, जूते भी सिलते हैं और खुश रहते हैं। ये सब भीमराव की वजह से हुआ। आप लोग मुझे मिलाएंगे उससे? क्या है, मैं मिलकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ। लो लो पानी पी लो, मैं दूसरा लेकर आ जाऊंगी। धन्यवाद। भीमराव को मेरा शुक्रिया कहिएगा और उससे कहिएगा उसकी आई भीमाबाई भले ही मर गई है, मैं भी उसकी आई जैसी हूँ। कई बार दोबारा तिबारा सोचने पर समझ में आता कि घर छोड़ना कोई अंतिम विकल्प नहीं होता। ये औरत भीम से कभी मिली भी नहीं, ना ही भीम को जानती है, फिर भी अपने आप को भीम की आई मानती है। और तुम भीम की आई होकर। देखिए, आपने यहाँ से जाने का इरादा बदल लिया हो तो लौट जाइए। मौका मिला नहीं कि बेटे की तारीफ शुरू कर देते हैं।
गुरुजी बताइए। भीमराव, तुम यहाँ की मिट्टी को इकट्ठा करो, मैं भी आता हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मुझे ये करने क्यों कहा। बहुत बढ़िया भीमराव। अब मैं इसमें पानी डालता हूँ, तुम मिट्टी को गुथो। बस भीमराव, बस। कुछ समझ में आई बात? समझने वाली बात यह है कि मिट्टी के सारे कण अलग अलग थे, लेकिन जैसे मैंने इसमें पानी मिलाया सब एक हो गए। पानी का यही गुण तुम्हारे अंदर है, और एक गुरु होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत से अवगत कराऊं। तुम्हें नेतृत्व की क्षमता है। तुम आने वाले दिनों में अपनी जात, समुदाय और देश का नेतृत्व करोगे। अपने बाबा की जाने के बाद उत्पन्न परिस्थिति में जिस तरह तुमने अपने लोगों को इकट्ठा किया, वैसे ही समुदाय की ताकत तुम कभी भी बना सकते हो। अगर तुम ऐसे रहे, अपने गुण को और इसी तरह निखारते रहे, तो भविष्य के प्रणेता बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना भीमराव, प्रणेता वो होता है जो सारे लोगों को पानी की तरह खुद में समेट ले, वो नहीं जो एक पूरी भीड़ को ये कहे कि मैं स्वयं तो बड़ा हूं और तुम सब लोग छोटे हो। लेकिन गुरुजी, मुझे दुख हुआ, बुरा लगा कि मैं ही अपनी जात के लोगों को समझ नहीं पाया। कुछ लोग चले गए, सहमत नहीं हो पाए। मेरी ये बात जीवन भर याद रखना, पूरा संसार तुम्हारी बातों से सहमत हो ये आवश्यक नहीं। आवश्यक ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे विचारों को चुनें, समझे? यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ लाया था। जाओ भीमराव, अब घर जाओ। पूरा संसार तुम्हारी बातों से सहमत हो ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे विचारों को चुनें। सेठ और बाकी के लोग बता रहे थे कि तुम सामाजिक गुटबंदी कर रहे हो। इसका परिणाम पता है तुम्हें? परिणाम तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि कोई काम किस नियत से किया गया है। चाहे जिस नियत से किया गया हो, लेकिन जातिगत गुटबंदी जातिगत हिंसा को जन्म देती है और इससे सारा समाज खत्म हो जाता है। कल तक आप सब एक थे और हमें परेशान कर रहे थे न जाने कितने सालों से, पर अब
हम एक होने की बातें कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इससे हिंसा जन्म लेती है। तो हिंसा से बचने का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। काका, झोले में क्या है? गुड़ है बेटा। मुझे भी दीजिए ना। ये लो बेटा। धन्यवाद। लीजिए महाराज, ये खाइए, मुंह मीठा कीजिए। अब हम सब एक साथ रहेंगे। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी जाति के एक आदमी के हाथों से गुड़ हम ले ले, और वो भी तुम्हारा छुआ हुआ? ठीक है, मत खाइए। हो सकता है कि उनका झोला गंदा हो या ये पत्थर गंदा हो, या शायद मेरे हाथ गंदे हैं इसलिए। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने यहाँ हमें और हमारी जाति वालों को बुलाइए, फिर आप सब और हम सब वहाँ एक भोज करते हैं, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, क्योंकि हमें आपके यहाँ का पानी पीने या कुछ खाने में कोई एतराज नहीं है। इसलिए हम सब मिल जाते हैं। फिर अलग अलग खेमों में अलग अलग गुट नहीं होंगे, बस एक ही गुट बनेगा। उसे सातारा के लोगों के नाम से जाना जाएगा। पापी बालक, ईश्वर से डर, वरना तुम और तुम्हारा परिवार जो धीरे धीरे नाश की तरफ बढ़ रहा है, खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पाप पुण्य और जिस ईश्वर की आप बार बार बात करते हैं ना, उसकी जगह पर आप अम्बेडकर गुरुजी जैसे किसी ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान पा लेते तो आप समझ पाते कि मिट्टी की धूल के कणों में पानी मिलाने से एक घड़ा बनता है जिसमें पानी शीतल होता है। इसलिए जब बहुत सारे लोग मिल जाएं, तो उनका एक ही मकसद नहीं होता है कि वो हिंसा करें। वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, और आप इतने हठी और अभिमानी हैं कि कोई आपको समझा भी नहीं सकता। आज मेरी जिंदगी का सबसे अलग दिन है। आज पहली बार एहसास हुआ कि बाबा आई के बिना ये दुनिया कितनी अकेली लगती है, और गुरुजी ने जो समझाया वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें नेतृत्व की क्षमता है। तुम आने वाले दिनों में अपनी जात, समुदाय और देश का नेतृत्व करोगे। पूरा संसार तुम्हारी बातों से सहमत हो यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे विचारों को चुनें। इन दोनों ही घटनाओं को मैं जीवन भर याद रखूंगा। राम जी की बहुत याद आ रही है। कुछ ही सालों में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया। ऐसा लग रहा था कि बचपन से हम एक दूसरे के साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। लेकिन जो लिखा होता है वही होता है पुरंजन। जरा सोच उस घर की हालत क्या होगी। बेचारे बच्चे अकेले हो गए, और सबसे ज्यादा तो भीमराव। पुरंजन, मैं क्या कह रहा हूँ, राम जी के घर चले क्या? राम जी कबीर के दोहे बहुत अच्छे गाते थे। भीमराव से कहेंगे कि कुछ दोहे सुना दे, अच्छा लगेगा। और फिर एक तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप से भीमराव को मजबूत कर पाएंगे कि राम जी की जगह अब उसे ही लेनी है।
ये विचार तो अच्छे हैं। चलो चलते हैं। बच्चों, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और ये सोचकर सो कि कल का सवेरा तुम सबके लिए एक नई जिंदगी लाएगा और हम सबको एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। बुआ, आज मैं अंदर नहीं, घर के बाहर सोऊंगा। भीम, अगर तू ये सोचकर बाहर सो रहा है कि घर की पूरी जिम्मेदारी तेरी है, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हाँ भीम, तू बाहर मत सो। वैसे भी लोग सबसे ज्यादा दुश्मनी तुझसे निभाते हैं और तेरे बाहर सोने से तुझ पर खतरा बढ़ सकता है। हाँ भीम, ये बात तो है। ऐसे तुम्हें बाहर नहीं सोना चाहिए। इसी बात को आप दूसरे पहलू से सोचिए। उन्हें पता है कि इस घर में से वो किससे ज्यादा परेशान करना चाहते हैं, और अगर मैं बाहर सोऊंगा तो उन्हें लगेगा कि हम उनसे डरते नहीं हैं और उनकी हिम्मत कम हो जाएगी। इसलिए मैं बाहर ही सोऊंगा। और जीत और हार में हिम्मत का ही फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। भीम बेटा, हम क्या सोच रहे हैं कि तुम ना आज हम सबको कबीर के दोहे सुनाओ। लेकिन ये तो पापा को आता था। अरे तो क्या हुआ भीम, भाई तुम भी तो गाते थे ना राम जी के साथ, तो जितना तुम्हें आता हो, जितना गा सको गा दो। लेकिन मैं नहीं गा पाऊंगा। अरे भीम, कोशिश तो करके देख। हाँ भीम, अगर तुम गाओगे तो बाबा की कमी कम महसूस होगी। और भीम, तुम ही कहते हो ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ भीम बेटा, जितना आता है उतना ही सुना दो। बाबा, आशीर्वाद देना कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो आप किया करते थे।